इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। वो बेसिक कंसेप्ट से हम लोग शुरू किए थे और पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, उसमें पोषण की परिभाषा तक हम लोग पढ़ चुके हैं और बेहतर ढंग से उसको समझ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है मित्रों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वह टॉपिक है पोषण की विधियां। यह परीक्षा में पूछता है इससे सवाल मित्रों, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि इस पोषण की विधियां अच्छा से आपको समझ में आ सके और परीक्षा में आप अच्छा से लिख सके। तो बिना देर की आइए इसको समझ लेते हैं कि पोषण की विधियां होती क्या है। तो मित्रों, जीवों में पोषण जो है वह दो विधियों द्वारा होता है। पहला स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण यानी परपोषण। अब स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? तो स्वपोषी दो चीज है यहाँ। स्वपोषी मतलब वे जीव, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं करते हैं, अर्थात पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी अन्य स्रोत या जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण या स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो मित्रों, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात जिन जीवों में स्वपोषण होता है उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे ऑटोट्रॉप्स में कौन से जीव आते हैं मित्रों? स्वपोषी जीव कौन है? तो वह हरे पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां हैं। हरे पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को स्वपोषी जीव कहा जाता है। अब इन जीवों में स्वपोषण कैसे होता है इसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। अभी आइए इसको जो आपको मैं समझा दिया उसको लिख लेते हैं। वनस्पतियां तो मित्रों, पोषण की विधियां हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि जीवों में पोषण दो तरह से होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अन्य जीवों या स्रोतों पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? तो वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे या वनस्पतियां। तो मित्रों, आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि पोषण की जो यह विधियां, स्वपोषण जो होता है वह जीवों में होता कैसे है। तो स्वपोषण में मित्रों सबसे जरूरी बात यहाँ पर आपने यह देख लिया कि यह जब भी होगा तो सभी हरे पेड़ पौधों में ही होगा, दूसरे जीवों में नहीं होगा। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप जीवाणु हैं जिनमें स्वपोषण होता है, लेकिन मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे, ये हरे पेड़ पौधे ही हैं जिनमें स्वपोषण की क्रिया होती है। तो स्वपोषण की क्रिया हरे पौधों में ही क्यों होती है, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि स्वपोषण की क्रिया कैसे होती है। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं कि स्वपोषण में कोई भी सजीव, स्वपोषण प्रक्रिया में सजीव अपने बाह्य पर्यावरण से, बाह्य पर्यावरण का मतलब होता है या तो वायुमंडल से नहीं तो जमीन से। तो स्वपोषण में कोई भी सजीव अपने बाह्य पर्यावरण से CO2 और जल, तो वायुमंडल से CO2 ले लिए और जमीन से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में मौजूद
क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। वह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। तो यह पूरा प्रक्रम जो है यह केवल हरे पौधों में ही होता है और इस पूरे प्रक्रम को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यह क्रिया केवल हरे पौधे में होगा, इसलिए हरे पौधे जो हैं या वनस्पतियां हैं वह स्वपोषी होती हैं। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको लिख लेते हैं। तो मित्रों सजीवों में स्वपोषण कैसे होता है? तो स्वपोषण में सजीव बाह्य पर्यावरण से मतलब वायुमंडल से या जमीन से CO2 और जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में उपलब्ध पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, अर्थात स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है। मतलब यह पूरी प्रक्रिया मित्रों प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो सजीवों में स्वपोषण जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है मित्रों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्वपोषण होता कैसे है। तो इसमें जो भी सजीव हैं हरे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि उन्हीं में पर्णहरित पाया जाएगा। अब बिना पर्णहरित का यह प्रकाश संश्लेषण जो है यह संभव नहीं है। तो इसलिए जब भी स्वपोषण होगा वो हरे पौधों में होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला जो चर्चा हम लोग करेंगे वह स्वपोषण का गुण क्या क्या होता है। तो इसको आइए मैं लिखता हूं पहले कि स्वपोषण के गुण क्या क्या है, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वपोषण के गुण। तो मित्रों स्वपोषण के गुण क्या क्या है? तो सबसे पहला गुण जो है कि स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इस गुण को आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों और कॉपी में लिख भी लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। तो जब तक आपको यह स्वपोषण के गुण का हर एक पॉइंट आपको याद नहीं होगा आप अंतर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप अंतर को ध्यान से सुनिए कि पहला अंतर है कि स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। पहला हो गया। दूसरा, जिन जीवों में स्वपोषण होता है उनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूं कि अपनी कोशिकाओं में उपलब्ध पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो स्वपोषण, जिन जीवों में स्वपोषण होता है उनमें क्लोरोफिल पर्णहरित निश्चित रूप से पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट है कि स्वपोषण करने वाले जीव, स्वपोषण वाले जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवश्य करते हैं। स्वपोषण करने वाले जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निश्चित रूप से करेंगे। यहां पर स्पष्ट लिख भी दिए हैं कि स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा ही होता है। तो तीनों पॉइंट क्लियर हुआ मित्रों। आइए तीनों में यहां लिखता हूं। एक है। तो मित्रों जैसा कि तीनों पॉइंट मैं समझाया उसको लिख दिया हूं कि स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जिन जीवों में स्वपोषण होता है उनमें पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। स्वपोषण वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो मित्रों बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्वपोषण नहीं हो सकता है। अब प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश एकदम नितांत जरूरी है। तो स्वपोषण का अगला जो इसका खासियत है, गुण है, वह है कि स्वपोषण में भोजन के संश्लेषण के लिए एक बाहरी ऊर्जा का स्रोत आवश्यक होता है, और वह बाहरी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। तो चौथा पॉइंट हमारा है
कि स्वपोषण में भोजन का संश्लेषण के लिए एक बाहरी ऊर्जा का स्रोत आवश्यक होता है। अब इसके बाद अब आप जान गए कि सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए, बाहरी ऊर्जा का स्रोत चाहिए ही चाहिए। तो सूर्य कभी भी सूर्योदय के बाद ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस 5वां पॉइंट हमारा होगा कि इस पोषण में भोजन आमतौर पर दिन के समय में ही तैयार किया जाता है। तो 5वां पॉइंट और चौथा क्लियर हो गया कि स्वपोषण में भोजन के संश्लेषण के लिए ऊर्जा का एक बाहरी स्रोत आवश्यक होता है। और 6ठा पॉइंट है कि इस पोषण में भोजन आमतौर पर दिन में तैयार किया जाता है। 6ठा पॉइंट है इसका, 6 नंबर जो पॉइंट होगा कि इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। मतलब स्वपोषी जीवों में पाचन की क्रिया नहीं होती है। पाचन की क्रिया का मतलब हो गया कि जो भोजन जैसे हम लोग खाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर जाता है, वो पचता है। तो ये क्रिया पचने का जो काम है वह स्वपोषी जीवों में माने पेड़ पौधों में नहीं होता है। और आखिरी जो पॉइंट है वह है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट क्लियर हुआ। अब आइए अगला जो ये 3 पॉइंट के बाद जो चौथा पॉइंट है इसको लिखते हैं। तो मित्रों चारों पॉइंट हमने बोर्ड पर लिख दिया है, जो आपको पहले समझा दिया कि स्वपोषण में भोजन के संश्लेषण के लिए ऊर्जा का एक बाहरी स्रोत सूर्य आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, इसलिए बाहरी स्रोत एकदम इसमें नितांत जरूरी है। अगला पॉइंट है कि इस पोषण में भोजन आमतौर पर दिन के समय तैयार किया जाता है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब सूर्य का प्रकाश चाहिए तो वह सूर्योदय के बाद ही मिलेगा, इसलिए इस पोषण में भोजन जो है आमतौर पर दिन के समय में ही बनता है। और अगला है कि इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्योंकि विषमपोषी में अलग से भोजन को हम खाते हैं, पेट में जाता है तो वो पचता है, उसमें पाचन की क्रिया होगी। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है, इसलिए इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब आ गई बात कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं। तो अब बात आ गई कि सरल अकार्बनिक अणु क्या है। तो मित्रों शुरू में ही मैं बताया था कि इसमें बाहरी पर्यावरण से CO2 और जल मतलब H2O पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों जो है यह सरल अकार्बनिक अणु है। जल के या कार्बन डाइऑक्साइड के जो ये अणु है, मोलेक्यूल है, यह सरल अकार्बनिक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, अब अकार्बनिक कहते किसको है, तो अकार्बनिक का मतलब हो गया कि जिस यौगिक में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते हैं वह अकार्बनिक होता है, और जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होते हैं वो कार्बनिक होता है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यह सरल अकार्बनिक अणु हुआ। और जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है मतलब कार्बोहाइड्रेट। यहां पर कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट यह जटिल कार्बनिक अणु है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में मित्रों मैं बता दूं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है, फ्रक्टोज या स्टार्च है या सेलुलोज है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र आपको C6O12 ग्लूकोज है, पेट के अंदर ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च और सेलुलोज ये चारों आते हैं। जैसे C6H12O6
तो इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आए हैं। फ्रुक्टोज का भी यही सूत्र होता है, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आते हैं, तो यह कार्बोहाइड्रेट जो है यह हमारा होगा कार्बनिक यौगिक होगा, यह कार्बनिक यौगिक है। और यह CO2 और जल यह अकार्बनिक है, यह अकार्बनिक है। तो स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणु मतलब CO2 और जल से जटिल कार्बनिक अणु मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण संश्लेषण करते हैं। तो ये सातों पॉइंट मित्रों आप निश्चित रूप से आपको समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब समझ में कोई भी बात आ जाता है तो याद करना आसान होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद यदि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगता है, समझ में आता है मेरी पढ़ाई हुई बात, तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और संभव होता है तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।